जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास 10th के राजनीतिक शास्त्र को देखने वाले हैं। राजनीतिक शास्त्र में आपको कुल टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है और 5 चैप्टर में से हम लोग दूसरा चैप्टर को आज देखेंगे। और दूसरा चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? तो सत्ता में साझेदारी के कार्य प्रणाली। और सत्ता में साझेदारी के कार्य प्रणाली से आपके मैट्रिक के बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को आप बहुत बेहतरीन तरीका से समझने की कोशिश करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। तो चैप्टर में देखिए दिया हुआ है सत्ता, उसके बाद साझेदारी, उसके बाद कार्य प्रणाली। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि सत्ता क्या होता है। सत्ता क्या है? तो सत्ता के मतलब क्या होता है? तो देखिए बहुत सारे जो नेता होते हैं, वो सब क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद क्या हासिल करते हैं? तो सत्ता। सत्ता के मतलब क्या हो जाएगा? पावर। यानी कि सत्ता में जब हो जाते हैं तो उनको पास क्या आ जाता है? पावर आ जाता है। तो सत्ता के मतलब ही होता है पावर। समझे? अब ये पावर था। अब यहां पर इसे एक नया शब्द हम लोग क्या आया? साझेदारी। साझेदारी क्यों जरूरी है सत्ता में? तो ये पावर है, पावर का मिसयूज न हो, इसीलिए सत्ता में साझेदारी हो। मिसयूज पहले के जमाना में कौन करते थे? इसका दुरुपयोग कौन करते थे? तो पहले के राजाओं के पास जो पावर हुआ करता था, यानी आप जानते हैं कि राजा रजवाड़े के पास ही पहले पावर था, क्योंकि पहले लोकतंत्र नहीं था। हम लोग के अब क्या हो गया है? लोकतंत्र। लोकतंत्र नहीं थे, पहले राजतंत्र व्यवस्था चलता था। तो राजतंत्र में क्या होता था? सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में रहता था। तो एक व्यक्ति के हाथ में रहने के कारण क्या होते थे? अधिकांशतः राजा जो होते थे वह निरंकुश हो जाते थे, यानी अपने मन से काम करते थे, किसी भी नियम और कानून के अनुसार नहीं चलते थे। वह कहते थे जो भी हम कर रहे हैं वही सत्य है और जनता को वह बात मानना पड़ता था, चाहे वह काम अच्छा हो या बुरा हो। तो इसीलिए क्या हुआ? ये सत्ता का दुरुपयोग करते थे। वैसे राजाओं को क्या कहा जाता था? जो अपने मन से सब काम करते थे। तो वैसे राजाओं को निरंकुश राजा भी कहा जाता था। लोकतंत्र में फिर धीरे धीरे क्या हुआ? लोकतंत्र की स्थापना हुआ। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में लोग सरकार को खुद चुनता है। ठीक है? लोकतंत्र में लोग यानी कि जनता सरकार को स्वयं चुनती है और वह सरकार जो है किसी खास नियम और कानून के अनुसार चलती है। अगर जो सरकार खास नियम और कानून के अनुसार नहीं चलेगी, तानाशाही हो जाएगी, तो फिर वही वाला आ जाएगा, क्या हो जाएगा? राजतांत्रिक व्यवस्था हो जाएगा। तो राजा क्या है? नियम और कानून के अनुसार चलेगा। तो वैसे देश को हम लोग लोकतांत्रिक देश कहेंगे। यानी लोकतांत्रिक देश किसे कहते हैं? आपसे क्वेश्चन होगा। तो लोकतांत्रिक देश में कहेंगे कि लोगों द्वारा चुने गए सरकार को लोकतांत्रिक देश कहते हैं, तथा वह जो सरकार होता है किसी खास नियम और कानून के अनुसार चलता है। अब देखिए, एक लोकतांत्रिक लोकतंत्र में क्या हुआ? सत्ता का विभाजन किया गया और विभाजन को ही हम लोग क्या कहते हैं? साझेदारी। एक व्यक्ति है, साझेदारी का सिद्धांत किसने दिया? तो एक व्यक्ति है जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि जब देश लोकतंत्र है तो इसमें सत्ता में साझेदारी होना चाहिए। सत्ता में साझेदारी होना चाहिए। साझेदारी। समझे? मॉन्टेस्क्यू ने सबसे पहले एक सिद्धांत दिया कि सत्ता में साझेदारी। क्वेश्चन होगा कि सत्ता में साझेदारी के सिद्धांत किसने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया। कहा कि देखिए पावर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। पावर यदि एक व्यक्ति के हाथ में हो जाएगा तो वह व्यक्ति तानाशाही हो जाते। ठीक है? तो इसीलिए सत्ता में क्या होना चाहिए? पावर में क्या होना चाहिए? तो पावर में साझेदारी होना चाहिए, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। हम अपने ही देश के बारे में, इंडिया भारत के बारे में आप चर्चा करिएगा तो भारत में भी क्या है? पावर में बंटवारा है, सत्ता में बंटवारा है। जैसे कि आप देखिए मेन पावर में कौन रहते हैं? तो मेन पावर में आप जानते हैं कि राष्ट्रपति रहते हैं। राष्ट्रपति रहते हैं। राष्ट्रपति को फुल पावर है। उसके बाद उपराष्ट्रपति के है। उपराष्ट्रपति के बाद आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पास पावर। प्रधानमंत्री के पास क्या है? प्रधानमंत्री के पास पावर है। प्रधानमंत्री के बाद आप जानते हैं कि बहुत सारे भारत में कितने हैं? 28 राज्य है। तो 28 राज्य में भी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के पास भी क्या है? तो मुख्यमंत्री के भी पास पावर है। मुख्यमंत्री के पास क्या है? पावर है। तो ये क्या है? सत्ता में साझेदारी हो रहा है।
केवल और केवल एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं है, पावर यहाँ अनेक व्यक्ति के हाथ में है। और जोन व्यक्ति के हाथ में पावर है वो समझिए कि अपने आप को पूरा एकदम समझ रहे हैं कि हम ही मेन। समझे, मुख्यमंत्री के पास जाइएगा तो ये सोचेंगे कि पूर्ण तरीका से हम ही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से भी आगे कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भी सोच रहे हैं कि पूर्ण तरीका से पावर मेरे ही हाथ में है, लेकिन इनके हाथ में ना होकर के राष्ट्रपति के हाथ में है। राष्ट्रपति चाहेंगे तो प्रधानमंत्री को क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री पर रोक भी लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री चाहेगा तो मुख्यमंत्री पर भी किसी प्रकार से रोक लगा सकता है। मुख्यमंत्री चाहेगा तो अपने विधायक पर भी रोक लगा सकता है। विधायक, समझे? तो ये क्या है? सत्ता में सरदारी हुआ, यानी कि सत्ता का उपयोग केवल और केवल एक व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लोग मिल करके सत्ता को क्या कर सकते हैं? सरदारी करते हैं। और सरदारी करके देश को, इनका उद्देश्य क्या है? देश को अच्छे तरीका से चलाना। तो उम्मीद है आप बात को समझ गए कि सत्ता में सरदारी क्या है। अब यहाँ पर हमको आया शब्द, दूसरा शब्द है कार्य प्रणाली। अब सत्ता में लोग आ जाएंगे तो काम कैसे करेंगे? कार्य प्रणाली इनका क्या होगा? तो यहाँ देखिए, सत्ता में सरदारी के स्वरूप क्या है? तो सत्ता में सरदारी के हम लोग दो गो स्वरूप देखते हैं। भारत में सत्ता में सरदारी के कितने स्वरूप हो जाएगा? दो गो। कार्य प्रणाली के कितने हो जाएगा हम लोग को? तो दो गो हम लोग स्वरूप देखेंगे। एक को देखते हैं कि क्षैतिज विभाजन किया गया है, क्षैतिज विभाजन। और दूसरा में क्या देखेंगे? ऊर्ध्वाधर विभाजन किया गया है, ऊर्ध्वाधर विभाजन। देखिए, लोकतंत्र के कितने स्तंभ हैं? तो लोकतंत्र के मूल रूप से 3 स्तंभ है, उसी को क्षैतिज विभाजन हम लोग कहते हैं। समझे? लोकतंत्र को कितने अंग है? तो 3 अंग है, क्षैतिज विभाजन। तो क्षैतिज विभाजन में कितने, क्षैतिज विभाजन में कौन कौन आवेगा? तो क्षैतिज विभाजन में देखिए विधायिका आवेगा, विधायिका। उसके बाद क्या आते हैं? कार्यपालिका, कार्यपालिका। और उसके बाद क्या आवेगा? न्यायपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका, सॉरी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का काम क्या होता है? तो विधायिका का काम होता है नियम और कानून को बनाना, कानून को बनाना, विधि को बनाना। समझे? कानून बनाना, ये कानून को बनाते हैं, विधि को बनाते हैं विधायिका। अब कोई भी कानून बन जाएगा तो उसको लागू करवाना किनका काम हो जाएगा? तो कार्यपालिका ये काम करेंगे कि कानून को लागू करवावे, लागू करवाना इनका होता है, करवाना। लागू करवाना किनका काम हो जाएगा? तो कार्यपालिका की। अब जब नियम और कानून लागू हो गया तो इसको में न्याय कौन देंगे? तो न्याय दिलाना किनका काम हो जाएगा? न्यायपालिका का। ध्यान से इधर समझिएगा, जैसे कि हमारे देश में क्या है, किसी भी चीज के लिए कोई नियम और कानून बन रहा है। जैसे कि हम बिहार से लेते हैं तो बिहार में शराबबंदी, शराब पर क्या हो रहा है? तो शराब पर नियम बन रहा है, नीतीश कुमार नियम बना दिए। ठीक है, नीतीश कुमार क्या कर दिए? ये बोल रहे हैं कि शराब बिहार में अब बंद हो जाएगा। तो विधायिका क्या करेंगे? ये नियम बना दिया कि अब बिहार में शराब बंद हो जाएगा। ठीक है, और विधायिका के बाद क्या हो जाएगा? हम लोग को जो देखिए, लोकतंत्र के मूल रूप से 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक और कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रेस। तो जब नियम और कानून बन जाता है तो बनला के बाद क्या होता है? हम लोग प्रेस यानी कि मीडिया के माध्यम से क्या करते हैं? उन नियम और कानून को सुनते हैं। कि अभी अभी सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि नीतीश कुमार ने बिहार में क्या किए हैं? शराब को बंद कर दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति शराब पीते हुए या शराब को अपने पास रखे हुए पकड़ा जाएगा तो उसे क्या होगा? दोषी करार दिया जाएगा और उसे जेल हो जाएगी, या उन्हें 2000 4000 रुपया दंड के रूप में उन्हें राशि भुगतान करना होगा। ये क्या करते हैं? मीडिया बता देता है। और जब मीडिया ये बात को बता देता है, लोग पूरे जान जाते हैं नियम को। अब नियम को लोग पूर्ण तरीका से आप जान गए तो फिर भी आप वो काम को कर रहे हैं, मान ले कि फिर भी शराब पीने के आप काम कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि प्रशासन फिर वो एक्टिव हो जाती है और आपको पुलिस धरना शुरू कर देगा। और जब पुलिस आपको धरना शुरू कर देगा तो आप जेल में जाइएगा। ठीक है, उसके जेल से जाने से पहले आप कोर्ट में जाइएगा। तो कोर्ट में आपको क्या होगा? न्यायाधीश बैठा रहेंगे वहां। तो उन्होंने कहे कि हाँ जी, आप बताइए, बिहार में शराब बंद हो चुका था और फिर भी आपने शराब पिया, तो आपको 10,000 रुपया है जो जुर्माना है, 10,000 रुपया जुर्माना दीजिए या 1 महीना जेल खटिए।
तो लोग कहेगा कि जी हमको पैसा नहीं है सर, जेलें करेंगे। तो जेल करिए, यानी कि जेले में रहिए। तो इन्होंने क्या किया, न्याय दिया। ये 10,000 रुपया चाहे 1,000 रुपया आप दीजिए, या तो आप जेल चले जाइए। तो उम्मीद है आप बात को समझ गए कि विधायिका का काम क्या है, कार्यपालिका का काम क्या है और न्यायपालिका का काम क्या है, और प्रेस का काम क्या है। यानी कि कोई भी नियम और कानून बनता है तो हम प्रेस के माध्यम से ही उसको समझते हैं, और उसके बाद उसको देखते हैं कि धरातल पर पुलिस लागू करती है। यानी कि अगर जो वह नियम कानून के उल्लंघन हो रहा है, तब पुलिस आपको धर और पकड़ करेगी। ऊर्ध्वाधर विभाजन में क्या है, यहां पर हम लिख देते हैं। तो देखिए ऊर्ध्वाधर में क्या होता है, एक होते हैं हमारा क्या, केंद्र सरकार हो जाए, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। दूसरा हो जाएगा राज्य सरकार, राज्य सरकार, सरकार। और तीसरा हो जाएगा हमारा स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, सरकार। और इस प्रकार से बट करके क्या करते हैं, सत्ता में साझेदारी करते हैं। आप अपने गांव से ही देखिए, सत्ता में साझेदारी किस प्रकार से हो गया, मुखिया हो गए, पंच हो गया, सरपंच हो गए, बाढ़ हो गए, बाढ़ के बाद भी सचिव हो गए। तो एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं है, अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में पावर है। तो चलिए अगला हम लोग पॉइंट की ओर चलते हैं। ये बात को हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में है, अच्छा इसमें आपका क्वेश्चन होगा कि सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं, सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आता है, परिभाषा हम बोल देते हैं, ध्यान से आप सुनिएगा कि सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए सत्ता में साझेदारी का मूल अर्थ क्या होता है कि कोई भी जो नागरिक है, देश के नागरिक, देश के नागरिक, नागरिक, तो देश के नागरिक के साथ किसी प्रकार के धार्मिक, धार्मिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, राजनीतिक हो गया, भेदभाव न किया जाए, भेदभाव नहीं किया जाए। देश में नागरिक जितने भी रह रहे हैं, न तो उसको जाति के रूप में, जाति भी यहां लिख सकते हैं, जातीय, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से भेदभाव नहीं किया जाए, सभी को समान रूप से देखेंगे, तो इस सत्ता में सरदारी एक तरह से हो जाए। समझे, ये नहीं कि किसी को ऊंच देख रहे हैं, किसी को नीच देख रहे हैं। तो परिभाषा किसे लिखेंगे, ये समझिएगा। तो लिखेंगे किसी भी लोकतांत्रिक देश में रहने वाले सभी नागरिकों के बीच धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक भेदभाव न हो, तो उसे सत्ता में साझेदारी कहते हैं। जिस देश में, अगर जिस देश में यह भेदभाव होता है, तो वह देश लोकतांत्रिक देश नहीं होगा, लोग उस देश का लोकतांत्रिक भंग हो जाता है। समझे। तो उम्मीद है कि बात को आप क्या समझ गए होंगे, उम्मीद है कि बात को आप क्या किए, समझ गए। यानी कि सत्ता में सरदारी आप समझ गए कि लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर जो किसी देश में लोगों के बीच भेदभाव हो रहा है, तो वहां लोकतंत्र है जो मूल रूप से नहीं चलेगा, लोकतंत्र विफल हो जाएगा, लोकतंत्र भंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आ गया कि जब सरकार हमारे देश में बन जाते हैं, तो सरकार से काम कैसे करवाया जाए। आप जानते हैं कि सरकार को हम कितनी भी चिट्ठी लिख करके देते हैं कि सर हमारे जो गांव के एक पुल है नहीं बन रहा है, तो सरकार वो चिट्ठी को दबा करके छोड़ देती है और हमारा पुल की ओर ध्यान नहीं देगा। ठीक है। तो जनता को यहाँ क्या करना होगा, तो जनता को हम लोग को दबाव देना पड़ता है सरकार पर, क्या ऐसे काम नहीं करेंगे, इसको पर दबाव दीजिए और तब फिर जा करके सरकार काम करे। समझे। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, दबाव। तो यही क्वेश्चन है। जब देखिए आप मुखिया जी के पास हर बार जाते रहते हैं कि जी मुखिया जी हमारे घर के नली को बना दीजिए, सॉरी गांव के नली को बना दीजिए, या घर में भी आप नली है आपका निकल रहा है और वह पूरे गांव से हो करके जाती है, तो आप कहिएगा कि हमारे घर के पास जो नली है उसको बना दीजिए। अब आप मुखिया जी के पास जाते हैं, एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, बात आपको नहीं सुनते हैं, तो क्या करिएगा, कुछ आदमियों को इकट्ठा करिएगा और इकट्ठा करके आप क्या करिएगा वहां पर, तो मुखिया जी के पास दबाव बनावेंगे। यही मुखिया जी के पास दबाव ना बना करके डायरेक्ट सरकार के पास जब दबाव बनाते हैं, तो इसको क्या है, दबाव समूह हम लोग कहेंगे। हाँ, दबाव समूह किसी के पास हम लोग दबाव बना सकते हैं। तो परिभाषा देखिए, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, इसका आगा 2 नंबर के क्वेश्चन कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे कि दबाव समूह लोगों का एक ऐसा समूह है जो अपने मांग को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाती है।
हम लोग अपना मांग को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं। और जैसे जैसे कौन कौन आदमी दबाव बनावेगा सरकार पर, तो सरकार पर जैसे कि हम लोग देखिए कई सारे लोग हैं जो संगठन होकर के दबाव करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि छात्र हैं जो संगठन बना लेता है, तो छात्र संगठन हम लोग लिख सकते हैं। मजदूर है जो संगठन बना लेता है कि जी हमने के काम नहीं हो रहा है, तो मजदूर संगठन, मजदूर संगठन, मजदूर संगठन। मजदूर संगठन के बाद आप लोग जानते हैं कि किसान है, जो किसान के भी कई बार काम नहीं हो पाता है, तो किसान भी क्या करते हैं, लोगों को जुटा लेते हैं। तो लोगों को जुटा लेते हैं तो क्या करते हैं, अब दबाव बनाते हैं सरकार पर। समझे? तो एक बार फिर से हम चलते हैं, दबाव समूह क्या है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। तो दबाव समूह लोगों का एक ऐसा समूह है जो अपनी मांग को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाती है। जैसे छात्र संगठन, मजदूर संगठन, किसान संगठन आदि, ये सभी का उद्देश्य सरकार से अपनी मांग को पूरा कराना होता है। और यह चुनाव के समय अधिक सक्रिय हो जाते हैं। देखिए चुनाव के समय स्वभाव होगा कि चुनाव जैसे ही आ जाएगा तो हम लोग को क्या हो जाना चाहिए, अधिक सक्रिय हो जाना कि जी ये वाला काम पूरा करवा दीजिए। विधायक जी आपके गांव में आ जाते हैं तो कह देते हैं कि सर ये वाला पुल टूट गया था सर, बना दीजिए। तो चुनाव के समय में ये सब मांग करने वाला जो आदमी अधिक सक्रिय हो जाते हैं तो डिमांड भी पूरा हो जाता है। अब वो कहते हैं कि नहीं देंगे, तो अभी हम लोग नहीं देंगे तो फिर वोट कैसे मिलेगा। तो चुनाव के समय में ये सब क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तो परिभाषा आपको बोल दिए, परिभाषा को आपको क्या करना है, लिख लेना है। तो सत्ता में सरदारी से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा आपको बता दिए। दबाव समूह क्या है, इसका परिभाषा बता दिया आपको। और सत्ता में सरदारी के सबरूप क्या होता है, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आपको बता दिए। अब देखिए हम लोग को देखेंगे राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या है और राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दल के काम क्या होता है। तो राजनीतिक दल का काम एक ही है कि चुनाव में लड़ना, ठीक है, और चुनाव में लड़ करके सत्ता हासिल करना। चुनाव लड़ेंगे तो देखिए राजनीतिक दल में जो लोग होते हैं या लोगों के समूह भी हो सकता है, ढेर मनी लोग होंगे। एक व्यक्ति राजनीतिक दल में थोड़ी ना होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। और सभी का उद्देश्य क्या रहता है कि चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ करके क्या करें, सत्ता हासिल करें। और जब लोग सत्ता हासिल कर लेते हैं तो वो अपने नियम और कानून को भी क्या करते हैं, बना सकते हैं। जिनके हाथ में, अब देखिए ना नरेंद्र मोदी के हाथ में क्या है, सत्ता है, तो नियम और कानून नहीं बना रहे हैं। नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता है तो नियम और कानून नहीं बना रहे हैं। तो सत्ता, जब उनके पास हाथ में सत्ता हो जाता है तो नियम और कानून भी बनाने के उनके पास क्या होता है, पावर होता है। तो सबसे पहले तो राजनीतिक दल क्या है, क्वेश्चन आएगा आपसे, तो इसके हम लोग परिभाषा को देखेंगे। तो परिभाषा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह है जिसमें सभी का विचार लगभग समान होता है और यह चुनाव लड़कर सत्ता हासिल करना चाहती है, और सत्ता हासिल करना चाहती है तथा यह नियम और कानून को भी बनाते हैं। बस इतना ही लिख दीजिएगा, आपका काम हो गया। देखिए राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव होगा राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। तो राजनीतिक दल 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं एक दलीय शासन व्यवस्था, द्विदलीय शासन, द्विदल, एक दल, दो दल और बहुदलीय, ठीक है। अब जिस दल देश में एक दल चलेगा तो उसे एक दलीय शासन व्यवस्था कहेंगे। जिस देश में दो दल चलेगा तो उसे द्विदलीय शासन व्यवस्था कहेंगे। और जिस देश में 3 बहुदल चलेगा, यानी कि 2 से अधिक, 3 से अधिक ऐसे चलेगा, तो उसे बहुदलीय शासन व्यवस्था कहेंगे। तो इसका परिभाषा भी आवेगा कि एक दलीय शासन व्यवस्था वाला देश कौन है, द्विदलीय शासन व्यवस्था वाला देश कौन है, और बहुदलीय शासन व्यवस्था वाला देश कौन है। तो एक दलीय देश किसको कहेंगे, तो जिस देश में, लिख देते हैं, जिस देश के निर्वाचन में, के निर्वाचन निर्वाचन में एक ही दल भाग लेता है, भाग लेता है लेता है तो उसे एक दलीय शासन व्यवस्था वाला देश कहते हैं या एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। समझे? ध्यान से सुनिए। राजनीतिक दल कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। एक दलीय, तो एक दलीय, उसके बाद द्विदलीय, उसके बाद 3 दलीय, सॉरी बहुदलीय भी कह सकते हैं इसको। तो जिस देश में के निर्वाचन में
यानी कि जिस देश के वोटिंग वोटिंग में, ठीक है, केवल एक ही दल भाग लेगा, यानी कि एक ही वो पार्टी खड़ा होगा और वहां के सभी जनता को वोट देना है। पार्टी एक ही को आया, सब जनता को वोट देना है। क्यों? क्योंकि यह देश लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है। अब लोकतंत्र में आपको क्या करना है? सबको वोट देना है। यदि आप वोट नहीं दीजिएगा तो आपको पिटाई होगी, समझे? तो लोकतांत्रिक देश में, एक दलीय देश जैसे में कौन देश है? तो एक दलीय देश चीन है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी चलता है और शी जिनपिंग वहां के राष्ट्रपति है, ठीक है। और क्या है, वो हमेशा खड़ा होते हैं। और क्या होगा, उनको एक ही को दल है तो एक ही व्यक्ति खड़ा हो गया और उन्हीं को वोट देना, समझे? तो जिस देश के निर्वाचन में एक ही दल भाग लेता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। दो दलीय क्या होगा? तो जिस देश के निर्वाचन में दो दल भाग लेता है उसे द्विदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जिस देश के निर्वाचन में, यानी कि वोटिंग वोटिंग में के गो दल भाग लेगा? तो दो गो दल भाग लेगा, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? द्विदलीय। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, एग्जाम्पल में आपको क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? दो दल। बहुदलीय में क्या कहेंगे? तो जिस देश के निर्वाचन में दो या दो से अधिक दल क्या होते हैं? भाग लेते हैं, ठीक है। तो उसे बहुदलीय कहते हैं। जैसे कि भारत, भारत में देखिए कितने राजनीतिक दल भाग लेते हैं, तो बहुत सारे पार्टियां हैं जो भाग लेता है, तो उसे क्या कहेंगे? द्विदल कहेंगे। तो उम्मीद है पॉइंट को, इतना बात को आप समझ गए। वीडियो बड़ा ना हो जाए, लंबा ना हो जाए, इसी कारण से इतना ही तक हम रहने देते हैं। और आगे की वीडियो में हम लोग भी मोस्ट इंपोर्टेंट बात चलेंगे। आगे में हम लोग संघवाद समझेंगे कि संघवाद क्या है और संघवाद की विशेषता क्या है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन आएगा कि संघवाद क्या है, संघवादी देश कौन कौन से है। तो संघवाद में हम लोग अंतर भी देखेंगे और पूरे विश्व में कितने देश है जो संघवादी देश है, इस सब बात को हम लोग चलेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अन्य मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना के लिए धन्यवाद।